जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को अच्छे से पता है, अतुल सुभाष एक पीड़ित पति थे। उनके साथ में उनकी पत्नी, उनके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा गलत करे, उनके ऊपर झूठे केस डाले, झूठे मेंटेनेंस के केस डाले। इन सभी से प्रताड़ित होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया, अपनी ज़िंदगी को दांव के ऊपर उन्होंने लगा दिया। तो ऐसे कई सारे अतुल सुभाष है जिन्होंने अब तक ऐसा किया है और आगे भी करने की सोच रहे हैं। तो जो भी अतुल सुभाष बनना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, उनके साथ में उनकी पत्नी गलत कर रही है, उनके ससुराल वाले गलत कर रहे हैं, उनके ऊपर झूठे केस डाल रखे हैं, आईपीसी 498 या फिर बीएनएस 85 86 का केस चल रहा है, तो उनको अब एक गलत कदम ना उठाना पड़े, उनको सुसाइड करने की नौबत ना आए। तो इसी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अतुल सुभाष की डेथ के बाद में एक बहुत ही अच्छा और पावरफुल जजमेंट दिया है पति पक्ष के अंदर कि पति पक्ष को अब मजबूरन ये गलत कदम ना उठाना पड़े। इन जजमेंट की सहायता से वो फायदा ले सके, अपने ऊपर से पत्नी के द्वारा किए हुए झूठे केस को तुरंत जल्दी से जल्दी खारिज करवा सके, उस केस से बाहर हो सके, उनको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन फैसलों के अंदर कही है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर टोटल 11 फैसले बताने वाला हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के टोटल 11 जजमेंट्स बताने वाला हूं। इनकी सहायता से एक दिन भी आपके ऊपर अब 498 आईपीसी या फिर बीएनएस 85 86 का केस नहीं चलेगा। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जजमेंट है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के। इनको अपने केस में लगाने से आपका केस तुरंत जल्दी से जल्दी खारिज हो जाएगा, आपको किसी भी तरीके की अड़चनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि ऐसे वीडियो, ऐसे जजमेंट आपको हर जगह पे नहीं मिलेंगे जो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों अतुल सुभाष जैसी नौबत लोगों के साथ में क्यों आती है, उनको मजबूरन अपनी जिंदगी को दांव के ऊपर क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि उनको खुद को भी नॉलेज नहीं होती है और वो बैकफुट के ऊपर आ जाते हैं, पत्नी के झूठे केसों से परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं कि अब हमारी जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं बचा है, बस ये पत्नी के झूठे केस हमारे ऊपर चलते रहेंगे, हम परेशान होते रहेंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो बुजदिल रहेंगे, पीछे हटेंगे, डरेंगे, तो कभी भी सक्सेस हासिल नहीं करेंगे। पर ये डर उनको निकालना है। और ये डर उनका कैसे निकलेगा, ये ना सोचे पति लोग कि उनके पक्ष के अंदर कानून नहीं है, उनके पक्ष के अंदर फैसले नहीं आते हैं। बिल्कुल फैसले आते हैं। जो आज मैं आपको 11 जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के बताने वाला हूं, ये 11 के 11 जजमेंट पति पक्ष के अंदर आए हैं। पति पक्ष को 11 जजमेंट के अंदर पूरी तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी 498 केस के अंदर राहत दी है। पूरे के पूरे पति पक्ष को पूरी तरह से बाहर कर दिया है 498 केसों से। यानी कि पति पक्ष के ऊपर अगर ऐसे केस है तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। तो कौन से आईपीसी 498 या फिर बीएनएस 85 86 के केस पति पक्ष के ऊपर नहीं चलेंगे? तो दोस्तों मैं सबसे पहले बता देता हूं कि पत्नी की सबसे बड़ी गलती क्या होती है। पत्नी ये करती है कि वो जो एफआईआर करवाती है उसके अंदर पति, पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी के ऊपर बहुत ही संगीन और गहरे आरोप लगाती है कि इन सारे लोगों ने मेरे साथ में ये किया है, मेरे साथ में क्रूरल्टी की है। पर पत्नी की गलती ये होती है कि वो तुरंत एफआईआर नहीं करवाती है, जैसे वो मिस कर देती है, या फिर पति खुद से कोई लीगली एक्शन लेके, जैसे कोई डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं या फिर सेक्शन 9 का केस फाइल करते हैं, उसका नोटिस जब पत्नी को मिलता है तो पत्नी क्या करती है, फिर पत्नी केस फाइल करती है, फिर पत्नी एफआईआर करवाती है। यानी कि यहाँ पे नॉर्मल बात है कि अगर किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी को दुख दर्द दिया जा रहा है, उसको आए दिन तंग किया जा रहा है, उसके साथ में भयंकर वाली क्रूरल्टी हो रही है, उसको जान से मारने की कोशिश की जा रही है, ये पत्नी के ही आरोप होते हैं एफआईआर के अंदर। तो जब उसके साथ में इतना गलत हुआ है तो उसने इतना वेट क्यों किया है? उसको तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए था ना न्याय लेने के लिए। यानी कि उसको लड़ाई लड़नी चाहिए थी ना, पुलिस थाने के अंदर जाती, कोर्ट के अंदर जाती, या फिर किसी को बताती, कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करती, कुछ भी सबूतों बनाती। पर ये सब उसने किया ही नहीं है। उसने कब किया है? उसने बाद में किया है, पति से अलग होने के काफी टाइम के बाद में किया है, जैसे 1 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में, या फिर इससे अधिक समय के बाद में किया है, या फिर पति ने कोई लीगली एक्शन लिया है। उन केसों का कोई भी समन उस पत्नी के पास में जाता है तो तब पत्नी फिर केस क्यों करती है, फिर पत्नी क्यों एफआईआर करवाती है? तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि उस पत्नी के साथ में गलत हुआ ही नहीं है। फिर उसने बदला लेने की भावना से मनगढ़ंत कहानी बना के, और इस वजह से उसने इतना टाइम लिया है और इसी वजह से वो फिर बाद में केस करी है। तो दोस्तों सबसे मेन और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो माना जाएगा कि पत्नी ने मनगढ़ंत झूठा केस फाइल किया है। दूसरा, अगर पत्नी 498 की एफआईआर या फिर बीएनएस 85 86 की एफआईआर के अंदर जनरल एलिगेशन लगाती है कि मेरे पति मुझसे बात नहीं करते हैं, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, कोई मेरे काम के अंदर सहयोग नहीं करते हैं, झाड़ू मैं अकेली निकालती हूँ, पोछा मैं अकेली लगाती हूँ, तो ये सारे जनरल एलिगेशन होते हैं।
इनको अगर पत्नी क्रूरल्टी का रूप देती है कि मेरे साथ में इस तरीके से क्रूरल्टी हुई है, तो क्रूरल्टी नहीं मानी जाएगी। ये सारे जनरल एलिगेशन है जो 498 की कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे। तो पत्नी ने अगर आपकी 498 की एफआईआर या फिर 85-86 बीएनएस की एफआईआर के अंदर आपके ऊपर केवल जनरल एलिगेशन लगाए हैं, तब भी ये जजमेंट आपके काम आएंगे। अब तीसरा, जो पत्नी ने आपके ऊपर एफआईआर करवाई है उसके अंदर अगर उसने टाइम, डेट, पैलेस वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि कब कहाँ पे उसके साथ में क्या हुआ है, ये घटना वगैरह उसका कोई भी स्टेटस अगर उसने इस तरीके से शो किया ही नहीं है, ऐसी एफआईआर भी पूरी तरह से खारिज होगी। उस एफआईआर के अंदर भी आप 11 तरह के जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के लगा के पूरी तरह से आप बाहर हो सकते हैं। अगला, पत्नी क्या करती है कि जो एफआईआर लिखवाती है 498 आईपीसी या फिर बीएनएस 85-86 की, तो उसके अंदर पति के साथ में पति के रिलेटिव फैमिली मेंबर्स का नाम भी लिखवा देती है, जिनका उस केस से कोई भी मतलब नहीं होता है, काफ़ी दूर दूर के होते हैं, कभी वो आते ही नहीं हैं, अगर आते हैं तो काम से आते हैं, 1-2 दिन के लिए आते हैं, बाद में उनका कोई भी संपर्क नहीं होता है, पर उनका नाम भी 498 आईपीसी या फिर बीएनएस 85-86 के केस के अंदर होता है, उस एफआईआर के अंदर होता है। तो ऐसे लोगों का नाम है, तब भी उनके ऊपर ये केस पूरी तरह से खारिज होगा, यानी कि उनके ऊपर भी ये केस नहीं चलेगा। वो भी अपने केस के अंदर इन 11 तरह के जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के लगा के पूरी तरह से बाहर हो सकते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पति के साथ में, उस पत्नी के साथ में एक ही छत के नीचे रहे हैं, जैसे पति के माता पिता हो गए, पति के बहन भाई हो गए, पति की भौजाई हो गई, या फिर अन्य कोई फैमिली मेंबर हो गया जो एक ही छत के नीचे रहा है, उसका नाम भी अगर 498 आईपीसी या फिर बीएनएस 85-86 के केस के अंदर उस पत्नी ने लिखवाया है, तो वो अपने नाम को भी इन 11 जजमेंट की सहायता से हटवा सकते हैं। इन 11 जजमेंट के अंदर उन लोगों को भी फायदा मिला है। अगला, अगर पत्नी जो भी एफआईआर के अंदर एलिगेशंस, आरोप वगैरह लगाती है पति, पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी के ऊपर कि इन सारे लोगों ने उसके साथ मार पिटाई की है, दहेज की डिमांड की है, उसको यातनाएं दी है, उसके साथ में क्रूरल्टी की गई है, इनके तमाम किसी भी तरीके के अगर वो एलिगेशन लगा रही है, पर उन एलिगेशंस के, उन आरोपों के अगर उस पत्नी के पास में एविडेंस नहीं है, तो वो केस भी पूरी तरह से खारिज होंगे। ऐसे केस के अंदर भी 11 तरह के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लगा के पूरी तरह से खारिज करवाया जा सकता है। अगला, ये भी देखा जाने लगा है कि जो पत्नी आईपीसी 498 की एफआईआर करवाई है या फिर बीएनएस 85-86 की एफआईआर करवाती है, तो इसके अंदर पुलिस का बहुत ज्यादा रोल होता है। पुलिस क्या करती है, पति, पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर डालती है, बिना वजह का दबाव डालती है, कई बार तो उनको अरेस्ट भी कर लेती है, उनको गिरफ्तार भी कर लेती है। तो ऐसे अगर पुलिस बिना वजह परेशान कर रही है, गिरफ्तार कर रही है, तब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन जजमेंट की सहायता से फायदा लिया जा सकता है। पुलिस ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन जजमेंट्स के अंदर ये भी लिखा हुआ है। अगला, पत्नी का आईपीसी 498 या फिर बीएनएस 85-86 का मामला कोर्ट के अंदर जाता है, ट्रायल के अंदर जाता है, या फिर आप क्यूएससी के अंदर जाते हैं, तो वहां पे भी कोर्ट आपके प्रति अभद्र व्यवहार ऐसे मामले के अंदर नहीं कर सकती है, बिना वजह आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकती है, और आपका केस अगर खारिज करने योग्य है, वो केस अगर आपके ऊपर चलने लायक नहीं है, तो वो कोर्ट उस केस को खारिज भी करेगी, पूरी तरह से खत्म भी करेगी। तो वहां पे भी आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 जजमेंट्स लगाने हैं। तो दोस्तों, जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप पति हैं, पति के फैमिली मेंबर, घर वाले कोई भी हैं, कोई भी रिलेटिव हैं, तो भी ये जजमेंट आपके काम आएंगे, यानी कि हर तरह से आप हर कोर्ट के अंदर इन जजमेंट्स को लगा सकते हैं, चाहे आपका मामला पुलिस के पास में हो या फिर कोर्ट के अंदर हो, किसी भी कोर्ट के अंदर हो, देश के किसी भी कोने के अंदर है, हर जगह पे आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 जजमेंट्स लगा सकते हैं और पूरी तरह से आईपीसी 498 या फिर बीएनएस 85-86 केस से बाहर हो सकते हैं, और साथ में अगर अन्य धाराएं हैं तब भी ये जजमेंट्स काम आएंगे। तो दोस्तों, मेरी इस बात को आप मिस ना करें, इग्नोर ना करें। अगर आप एक बार इन जजमेंट्स को ले लेंगे, अपने केस के अंदर लगा देंगे, तो पूरी तरह से आप 498 केस से मुक्त हो जाएंगे। बस कोर्ट को थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। तो इन टोटली 11 जजमेंट के अंदर एक जजमेंट तो अभी हाल ही के अंदर आया है, अतुल सुभाष की डेथ के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और साथ में 10 जजमेंट भी ऐसे हैं जो सारे के सारे साथ में काम करेंगे, यानी कि सभी 11 जजमेंट्स को एक साथ लगा के आप फायदा उठा सकते हैं। आप ये ना सोचे कि वो जजमेंट पहले के हैं वो काम नहीं आएंगे, सारे जजमेंट काम आएंगे। कभी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ओल्ड नहीं होते हैं। बहुत से लोगों की यही क्वेरी होती है, यही कहना होता है कि सर क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट्स को हम लगा सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कोई पुराने नहीं होते हैं। लॉ और जजमेंट्स कभी भी ओल्ड नहीं होते हैं, उनका फायदा हमेशा मिलता है। तो दोस्तों, इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी लेने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 11 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी लेके
अपने 498 आईपीसी या फिर बीएनएस 85 86 के केस के अंदर लगा दीजिए, या फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं तो इसके ऊपर भी इन जजमेंट्स की कॉपी को लेने के लिए मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपकी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।